वेल आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। हम किसी भी वेव को स्टडी करते वक्त उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको स्टडी करके उसके बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। उसमें नंबर 1 हम देखना चाहते हैं कि वेव की वेलोसिटी क्या होती है। नॉर्मली तो आपने वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड और वेलोसिटी। अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेवलेंथ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। जनरल डेली लाइफ में आप समझते हैं कि वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी per unit time or displacement per unit time, that is known as velocity। अब एक वेव की वेलोसिटी क्या होगी, कोई वेव जब एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह जाती है उसी तरह से हम लोग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ही कहेंगे। लाइक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। तो डिफाइन हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, distance traveled by a wave per unit time is called velocity of wave is or speed of wave कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हमारे पास दो वेव्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो जो पुराना फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा था वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब v = s/t अप्लाई नहीं होगा। जब आप ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं वहां आपने कोई और फार्मूला यूज करना होगा, और उसके बाद जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करेंगे वहां पे कुछ और फार्मूला यूज होगा, और ये आगे हम फर्दर अप्लाई भी करेंगे कि किस तरह से ये फार्मूलास कहां पे अप्लाई होते हैं। फर्स्ट किया मेरे पास ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव में स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होगा v = √t × l डिवाइडेड बाय m। या इसी फार्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v = P divided by M with a small like subscript of L। और याद रखिएगा ml का मतलब होगा mass per unit length। अब इस फार्मूला में अगर आप देखें तो ये फार्मूला आपको काफी स्ट्रेंज लगेगा कि इसका वेव के साथ क्या लिंक है। हम लोग फर्स्ट में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे स्टैंडिंग वेव्स को स्टडी करते हुए, मेंडीज apparatus को यूज करते हुए। मेंडीज apparatus की मदद से हम लोग स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं। अब उस पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद ये होता है कि स्टेशनरी वेव्स को आप जनरेट कर रहे होते हैं तो वहां पे जो स्ट्रिंग यूज किया जाता है, धागा यूज किया जाता है, उस धागे में जितनी लचक होगी, जितनी उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगी उसको हम टेंशन का नाम देंगे। नॉर्मली ये होता है कि धागे के साथ जितना हम मैस अटैच करेंगे वो मैस की वजह से जो वेट होगा उतनी ही टेंशन होती है। तो इसका मतलब है इस फार्मूले में v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को, r वेलोसिटी को, और t क्या होना चाहिए, टेंशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास इस केस में मौजूद है वो है l। l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, वहां देखेंगे कि ये चीजें किस तरह से कैलकुलेट होती है, उनकी मदद से हम कैसे रिजल्ट जनरेट करते हैं। एंड m इज मैस ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो धागा यूज हो रहा है उसका मैस कितना है, उस धागे की लंबाई कितनी है, उसके मैस को आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से डिवाइड करेंगे आपको ml मिलेगा, और t टेंशन है जो कि आपको लाइक वो जितना वेट है उसके बराबर टेंशन आ जाएगी। सो जब कभी भी आप ट्रांसवर्स वेव की स्पीड की बात करेंगे आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे t × l डिवाइडेड बाय m।
और ये आगे हम फर्दर चैप्टर्स में जाके जब हम बात करेंगे, हमने स्टेशनरी वेव्स पढ़नी है, उसके बाद ऑर्गन पार्ट्स पढ़ने हैं, वहां पे हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए स्पीड ऑफ वेव फाइंड करने का फार्मूला होता है v is equal to square root of e divided by rho। अब इसमें v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द वेव है। उसके बाद सेकंड टर्म जो हमें गिवन है e, e is known as elasticity of the medium। और तीसरे नंबर पे हमारे पास रो है which is density of the medium। अब इस केस में अगर आप चेक करें, ये फार्मूला हमें नॉर्मली हम जिस वक्त साउंड वेव्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड इट्स लाप्लास करेक्शन, वहां हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। इसमें v वेलोसिटी और स्पीड था, e is मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। और याद रखिएगा इन केस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस देखा जाए तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैक्सिमम होता है फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स के लिए कम होता है, गैसेस के लिए सबसे कम होता है। तो जिस मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होगा वहां पे स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जिधर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उधर स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिएगा हम जब भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को कंपेयर करते हैं वहां पे हमने E by rho की रेशियो देखी है। E by rho रेशियो फॉर सॉलिड्स इज मैक्सिमम एंड फॉर गैसेस इज मिनिमम एंड फॉर लिक्विड्स इट्स इन बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड एयर में मिनिमम होती है, लेट्स से 300 मीटर्स पर सेकंड के आसपास होती है, टू बी एग्जैक्ट 333 मीटर्स पर सेकंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप लिक्विड्स में चले जाते हैं तो वो 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाती है, और जब आप सॉलिड्स में जाते हैं तो वो 5000 मीटर्स पर सेकंड के आसपास आ जाती है। सो दीज आर लाइक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसके लिए स्पीड ऑफ साउंड के लिए या स्पीड ऑफ एनी लॉन्गिट्यूडनल वेव आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास इसके बाद जो होगी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। मतलब अगर एक वेव मौजूद है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे। मेरे पास लेट्स से यहां से यहां तक एक वेव ट्रेवल करके जा रही है, इसको मैं आसानी के लिए ट्रांसवर्स वेव ले रहा हूं, तो आप इसी को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे भी अप्लाई कर सकते। फर्ज किया यहां से यहां जाते वक्त आप देखें कितनी वेव्स कंप्लीट हुई हैं, यहां से यहां तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आपने नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ वेव लेने, और यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड कर देना है। जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। या दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में जितनी वेव प्रोड्यूस हुई, ट्रांसमिट हुई, उसको आप फ्रीक्वेंसी का नाम दे सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब जनरली अगर हम बात करें, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कुछ किलोहर्ट्ज में होती है, कुछ मेगाहर्ट्ज में होती है, कुछ गीगाहर्ट्ज में होती है। डिपेंड करेगा कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा एनर्जेटिक वेव होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम कह सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी को। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, सिस्टम एंड इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में फ्रीक्वेंसी की यूनिट यूज की जाती है हर्ट्ज। टू बी एग्जैक्ट इट मस्ट बी स्मॉल h, क्योंकि साइंटिस्ट नेम भी है।
और सिंबॉलिकली इसको लिखा जाता है कैपिटल H विद स्मॉल z। समटाइम्स हम फ्रीक्वेंसी के लिए साइकिल्स पर सेकंड का वर्ड भी यूज करते हैं, आप वाइब्रेशंस पर सेकंड भी कह सकते हैं, वो सारी टर्म्स एक ही हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में हर्ट्ज यूज किया जाएगा। दैट इज योर सेकंड टर्म, वेलोसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें, हमारे पास थर्ड टर्म है टाइम पीरियड। अब हमारे पास डिफरेंट वेव्स मौजूद हैं, हर वेव को एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम चाहिए होगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। लेट्स से मैं अगर इसकी बात करूं, यहां से मेरे पास कितनी वेव्स बन गई, 1 2 3 4। सिर्फ यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए वेव को जितना टाइम लगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one vibration or one wave के केस में, to complete one wave is called time period। टाइम पीरियड को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T के साथ, और सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में टाइम पीरियड सेकंड है, तो यहां भी हम इसकी ऐसा यूनिट क्या यूज करेंगे, सेकंड ही यूज करेंगे। अब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसका मतलब है वो कम टाइम में एक साइकिल मुकम्मल करेगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो ज्यादा टाइम में एक साइकिल मुकम्मल करेगी। तो टाइम पीरियड बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, और टाइम पीरियड कम होने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन इनवर्स होता है, दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि जब टाइम पीरियड बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय f इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमारी थर्ड टर्म थी जो कि वेव से एसोसिएटेड है।